हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर तक हमने रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट की डिटेल्स के रिगार्डिंग पढ़ा था। उसको ही कंटिन्यू करते हुए आज हम एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस देखेंगे। काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, टोटल सारे रेजोनेंस के एप्लीकेशंस विद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालीजिए एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। टोटल 6 एप्लीकेशंस हमें यहां पर देखने हैं। टोटल 6 एप्लीकेशंस हमें रेजोनेंस के देखने हैं। तो इसमें हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। सबसे पहले देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, और एल्कीन जैसे एक डबल बॉन्ड है, उसी तरीके से बेंजीन की भी एक सेपरेट ब्रांच हम इसी में पढ़ते हैं। तो नंबर 2 पर इसी में लाई करने वाली है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। नंबर 2 पर लाई करेगी रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। और इसी तरीके से बेंजीन के बाद हम पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी। सो नंबर 3 पर लाई करने वाली है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी। इसी तरीके से और आगे बढ़े तो फिर रिएक्टिविटी के 3 पोर्शंस कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे स्टेबिलिटी वाला पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे स्टेबिलिटी। इसके बाद हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट जो कि कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल्स होते हैं, उन्हीं की स्टेबिलिटी कवर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कौन सा, साइट सिलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं साइट सिलेक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। साइट सिलेक्टिविटी ऑफ बेंजीन की किस साइड पर जाकर अटैक होगा। उसी तरीके से लास्टली हम फिर कवर करेंगे बॉन्ड लेंथ के रिगार्डिंग। बॉन्ड लेंथ, या फिर ऐसे लिख सकते हो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। और कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ में ही हमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि SIR इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, उसको भी हम डिटेल में कवर करने वाले हैं विद क्वेश्चंस। तो ये सारे टॉपिक्स हमें आज के सेशन में कवर करने हैं। ये सारे टॉपिक्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, फिर उसके बाद हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, फिर हम देखेंगे क्या, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद देखेंगे साइट सिलेक्टिविटी ऑफ बेंजीन, और फिर लास्ट में हम कंपेयर करवाएंगे बॉन्ड लेंथ को। तो ये सारे टॉपिक्स आज के सेशन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन और एल्कीन को हमें कैसे कंपेयर करना है। तो फिर इसके बाद ये तो क्वेश्चंस है, चलो लास्ट में हम क्वेश्चंस देखेंगे कुछ। सबसे पहले नंबर 1 पे हम हेडिंग डालेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन की रिएक्टिविटी वाले पार्ट में हमें क्या देखना है, जैसे एल्कीन है, एल्कीन होती क्या है, ये मान लो डबल बॉन्डेड कार्बन का सिस्टम है। तो ये है क्या, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो ये जो एल्कीन होती है ना, ये क्या करती है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह खुद काम करेगी। तो हम इसका रिएक्शन किससे करवाएंगे, हम इसकी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं। तो इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, so we check reactivity of
रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन विथ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं गरीब घर के लोग जिनके पास होती है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, तो एक गरीब और एक अमीर मिलते हैं तो फिर जाके उनमें एक अच्छी रिएक्टिविटी का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमें देखना है कि कैसे कौन से ग्रुप्स अफेक्ट करते हैं। देखिए अब ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो अगर मान लीजिए इसी एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या काम करेंगे, ये इंक्रीज कर देते हैं, ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन, ये इंक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एल्कीन। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, देयरफॉर रेट ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इंक्रीज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे वो इलेक्ट्रॉन रिचनेस को एल्कीन में बढ़ाएगा, जिसकी वजह से रेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जगह अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर आप लगा दें तो फिर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये क्या करता है, विथड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये ओवरऑल क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन द बेंजीन रिंग। ये क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑन एल्कीन, और इसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी पे अफेक्ट करेंगे। इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, मैं खुद ही लिख के आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। जैसे क्वेश्चन देखो, मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसे सिस्टम्स दिए हैं, डबल बॉन्ड एल्कीन से मान लो नॉर्मल अभी हाइड्रोजन जुड़े हैं, और इसमें आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला है और इसका रेट है रिएक्शन का K1। सिमिलरली अब यहाँ पे मान लो ये A है, इसी तरीके से डबल बॉन्ड है और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है और इधर पे लगा दिया है OMe, और इधर भी हाइड्रोजन है और इसकी भी हमने एक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाई है, रेट है K2। इसी तरीके से थर्ड अगर आप रिएजेंट डालें और इसमें लगा दें CH3NO2 और लगा दो यहाँ पर कौन सा ग्रुप, मान लीजिए CH3 लगा दिया और हाइड्रोजन लगा दिया और इधर पे इलेक्ट्रोफाइल डाला, अब रेट है यहाँ पर K3। K1 K2 K3 का ऑर्डर बताना है, K1 K2 K3 का ऑर्डर बताना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, फिर अपने आंसर को क्रॉस चेक करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे हम देखें फर्स्ट सिस्टम में तो कोई आपके पास ग्रुप ही नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना ही विथड्रॉइंग, क्योंकि हाइड्रोजन कोई काम नहीं करता है। अगले में अगर आप आए तो आप देखेंगे कि CH3 जो है, CH3 तो यहाँ से डोनेट करता है, साथ में ऑक्सीजन में जो लोन पेयर्स हैं ये भी आपके डोनेट करते हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगले पर आओ, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इधर पे भी है, लेकिन अगले केस में आप देखो NO2 हमने पढ़ा था -M इफेक्ट में, NO2 पढ़ा था, ये -M इफेक्ट लगाता है। CH3 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा लेकिन इधर पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ पर डोनेटिंग ओवर सिर्फ डोनेट ही हो रहा है। तो जो सेकंड वाला केस है इसमें इलेक्ट्रॉन रिचनेस सिर्फ बढ़ ही रही है, हाईएस्ट रेट होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो जब हम इलेक्ट्रोफाइल की तरफ रेट देखने जाएंगे तो सेकंड वाले का रेट जो होगा वो फास्टेस्ट होगा। अब फर्स्ट वाले में अगर आप देखो, फर्स्ट वाले में कोई भी आपको एक तरीके से ओवरऑल देखो, इसमें दो डोनेटिंग ग्रुप है, एक विथड्रॉइंग है, दो जगह से डोनेशन तो हो रहा है ना एटलीस्ट। तो फर्स्ट के कंपैरिजन में अगर हम थर्ड वाला देखें तो अगर ये देखो, चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट एग्जांपल के हिसाब से आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो चुका है, मल्टीपल ग्रुप्स की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। पहले आप देखिए, मान लो यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन ही लगा दें, एक डोनेट कर रहा है और एक विथड्रॉ कर रहा है, और -M पावर जो है NO2 की ये ज्यादा है ओवरऑल यहाँ अगर देखा जाए -M इज ग्रेटर देन, ये जो CH3 का इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो किससे हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो ओवरऑल क्या होगा, विथड्रॉ ही होंगे। फर्स्ट के कंपैरिजन में इसमें ओवरऑल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम ही देखने को मिलेगी।
तो जब आपके ऑर्डर में लिखोगे तो थर्ड वाला लास्ट में लाई करेगा और बीच में आ जाएगा K1. So K2, K1, K3, this will be the order of reaction. This will be the order of rate constant towards electrophilic attack. इस तरीके से हमें बताना होता है. तो इतने ही सिस्टम्स हमें ऐसे तरीके से देखने हैं कि ओवरऑल ग्रुप्स जो हमने प्लस एम माइनस एम का पावर देखी क्या कैसे इफेक्ट डालते हैं उससे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे. नंबर 2 अगर हम यहाँ पे चर्चा करें, एक इफेक्ट हमने कवर कर लिया है. जो नंबर 1 यहाँ पे हमने बात करी थी, नंबर 1 जो कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन वाला पार्ट है, बिल्कुल सेम हमें इसी तरीके से रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन वाला पार्ट कवर करना है. आइए देखते हैं. नंबर 2 देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन. नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन. रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन. बेंजीन भी क्या है? बेंजीन भी तो एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है ये बेंजीन. ये 6 मेंबर की जो रिंग है ये क्या है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम ही है. तो ये भी क्या करेगी, जस्ट लाइक एन एल्कीन जो हमने अभी पढ़ा, ये भी क्या करेगी, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर. ये क्या करेगी, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल. ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी. तो इस केस में भी हम क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे we will check rate of electrophilic attack. We will check rate of electrophilic attack on benzene. हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना होगा और उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे हम टुवर्ड्स दिस सिस्टम. अब बिल्कुल जैसे हमें अभी देखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उनका भी हम यहाँ पे एल्कीन में जैसे देखा वैसे ही बेंजीन में देखें. तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इस बेंजीन रिंग से हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए, तो ये क्या करेंगे, इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे. तो ओवरऑल होगा क्या, ये वही काम करेंगे कि ये इंक्रीज करेंगे, ये क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे. दे विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग. They will increase electron density on benzene ring. Therefore, rate towards electrophilic attack क्या करेगा, बढ़ जाएगा. ये अटैक का रेट बढ़ जाएगा. बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमने लगा दिए बेंजीन रिंग से, तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में से खींचेंगे. तो ये क्या करेंगे, ये डिक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को. ये कर देंगे डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये घटा देंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन रिचनेस ही नहीं रहेगी, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होगा वो भी घट जाएगा. Therefore, rate towards electrophilic attack ये क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा. रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक डिक्रीज कर जाएगा. बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर भी अगर क्वेश्चंस देखें, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो बेंजीन रिंग में ही मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स लगाकर पूछूंगी. क्वेश्चन आपका होगा रेट, आपको बताना होगा क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. ऑर्डर ऑफ रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. तो यही बेंजीन में हम अलग अलग ग्रुप्स लगाकर देख लेते हैं. इसको ही हम कर लेते हैं 3-4 कॉपी. इसमें मान लीजिए हमने लगा दिया CHO ग्रुप. इसके बाद
इसके बाद अगर हम इसी में ही लगा दें OMe ग्रुप या इसमें लगा दें OH ग्रुप और फिर उसके बाद लास्ट वाले में हम लगा दें मान लो NH2 ग्रुप, तो अब आप इन सभी की रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोफाइल से करवा रहे हैं, इसका रेट K1 है, इसका रेट K2 है, इसका रेट K3 है और इसका रेट है K4। अब इन सभी को ऑर्डर्स में अरेंज करो। K1, K2, K3 को अगर अरेंज करना होगा, हम क्या चेक करेंगे, ये जो साइड ग्रुप्स लगे हैं ये क्या बिहेवियर रखते हैं। CHO तो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है -M इफेक्ट के थ्रू, ये विथड्रॉ करेगा। अगला देखो OMe, ये तो +M से मीजोमेरिक इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगले मरा ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और अगले में आएंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है। जब सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ज्यादा कौन सा डोनेट कर रहा है ये चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे +M इफेक्ट का पावर, तो जो भी +M इफेक्ट का पावर होगा वही हमारा रेट का ऑर्डर भी हो जाएगा। अब ये हम ऑलरेडी मीजोमेरिक इफेक्ट देख चुके थे कि ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कम डोनेट कर पाता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इन सभी में से जो NH2 है ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस है। OH और OMe लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, स्टीरिक फैक्टर वाला जो केस था, स्टीरिक इनहिबिशन जहां है OMe वाले केस में, OR वाले केस में वो लेस +M इफेक्ट दिखाएंगे। तो NH2 के बाद हमें OH मिलेगा, फिर उसके बाद हमें OMe मिलेगा और लास्ट में लाई कर रहे होंगे CHO। ये रहेगा ऑर्डर, ये रहेगा ओवरऑल ऑर्डर। और इसी तरीके से रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या हो जाएगा, रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्या रहेगा, रेट ऑफ सबसे ज्यादा जहां NH2 जुड़ा है, जहां पर NH2 जुड़ा है, फिर उसके बाद OH वाला K3, फिर उसके बाद K2 और लीस्ट हो जाएगा K1। ये रहेगा ओवरऑल रेट कांस्टेंट्स का ऑर्डर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन वाले पार्ट, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन वाले पार्ट में। ऐसे ही और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ये एक बेंजीन रिंग है और एक और बेंजीन रिंग इसी में ही जोड़ दी और एक साइड आपको लगा कर दिया है OH ग्रुप और एक साइड लगा कर दिया है, एक साइड दूसरे तरफ हमें लगा कर दिया है COOH ग्रुप। और मान लो इस बेंजीन रिंग को आप कह दो ये A है, इसको कह दो B है, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर इसमें अटैक करवाओगे और इलेक्ट्रोफाइल का एक ही मोल है तो फिर A और B में से किसकी तरफ रेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल किधर जाएगा, A में जाएगा या B में रिंग में जाएगा। तो वही सेम जो हमने अभी फंडा देखा कि OH और COOH में से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये वाला COOH इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेट करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल A पर आना पसंद करेगा। तो रेट टुवर्ड्स A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B। बिल्कुल ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए ये बेंजीन है और इसमें O लगाया है, अगले केस में डबल बॉन्ड O और इधर एक और बेंजीन रिंग जोड़ दी। मान लो ये बेंजीन रिंग A है और ये बेंजीन रिंग B है, इसकी रिएक्शन हम इसे करवाएं, इसमें रिएक्शन करवा रहे हो एक इलेक्ट्रोफाइल और एक ही मोल इलेक्ट्रोफाइल डाल रहे हो। अगेन आपको यही बताना है बेंजीन रिंग A में अटैक होगा या बेंजीन रिंग B में अटैक होगा। तो अगर हम दोनों बेंजीन रिंग्स के रिस्पेक्ट में ग्रुप्स का अटैचमेंट देखते हैं, देखिए इस बेंजीन रिंग में डायरेक्टली O अटैच्ड है और ऑक्सीजन पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पर है लोन पेयर, ये लोन पेयर रिंग में डोनेट करेंगे, भले ही यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन है लेकिन इस रिंग को जो फील होगा, इस रिंग को एक्सपीरियंस होगा +M इलेक्ट्रॉन डोनेशन। वहीं दूसरी B रिंग में अगर आप देखोगे ये कार्बोनिल अटैच्ड है और कार्बोनिल से आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो रहे हैं, रेट कम होगा B में, A में रेट ज्यादा होगा, A में रेट
ज्यादा होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर अब हम थर्ड यहाँ पे बात करें, थर्ड एप्लीकेशन वाला, थर्ड एप्लीकेशन कौन सी थी हमारी? थर्ड थी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल्स। तो कार्बोनिल्स के रिगार्डिंग में अगर हम बात करें तो उसमें कौन से पोर्शन में हम रिएक्टिविटी देखते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 3 हेडिंग डालो, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल्स, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स को अगर हम समझे तो होता क्या है, COO पॉइंट है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल, पहले तो ये समझ लेते हैं। एल्कीन और बेंजीन तो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम कर रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो मान लो कोई भी ग्रुप है, ये कार्बोनिल है और यहाँ कुछ भी लगा है, मान लो XYZ कुछ भी लगा हुआ है। तो अब ये जो कार्बोनिल सेंटर होता है, ये जो कार्बोनिल सेंटर होता है, ये सभी को पता है ये बॉन्ड पार्शियल ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है तो O पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें ये जो कार्बन है ना, ये पर्टिकुलर जो कार्बन है, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ अगर ये खुद ही इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है तो हम यहाँ पर देखते हैं रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, इसमें हम देखते हैं रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। और किस तरीके से, अगर यहाँ पे आप समझो ये डबल बॉन्ड O ग्रुप है, अब ये जो X है ये कैसे अफेक्ट करता है यहाँ पर इस कार्बन की रिएक्टिविटी को, वो समझ लो आप। मान लो अगर यहाँ पर कोई X ग्रुप लगाया है तो यहाँ पर X की प्रॉपर्टीज देखिए, अगर ये X जैसे हमने -M इफेक्ट देखा था ना, जस्ट लाइक दैट हमें यहाँ पर भी देखना है। X अगर मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कार्बन में जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर था इसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो फिर जो इसमें कमी थी वो पूरी हो जाएगी। तो होगा क्या, ये रिड्यूस कर देगा, ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा या फिर कह लो डिक्रीज कर देगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी, ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर इस कार्बन की ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट गई तो ये बाहर आने वाले न्यूक्लियोफाइल की तरफ रेट को घटा देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है तो उससे क्या होगा, देयरफॉर रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेस, रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल डिक्रीजेस। और इसी X में ही अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपने लगा दिया है तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा इस कार्बन से, और इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी, it will increase electrophilicity of carbonyl, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल, कार्बन जो है उसको और बढ़ा देगा। तो therefore rate towards न्यूक्लियोफाइल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी फंडा के बेसिस पे अब हम देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप अफेक्ट करते हैं इस कार्बोनिल की रिएक्टिविटी को, इस कार्बोनिल की रिएक्टिविटी को। तो ये चीजें दोनों आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, ये दोनों चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लें, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल काफी है इसके लिए। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, कोई भी मान लो सिस्टम है, इसमें मैंने लगाया ये कार्बोनिल, इधर पे अटैच्ड है COCH3, एक साइड कार्बोनिल है, इस पे अटैच्ड है CH3 और एक साइड कार्बोनिल है, इस पे अटैच्ड है NH2। तो मान लो चलो एक और कोई ग्रुप लगा दूं, यहाँ डबल बॉन्ड है और इधर हाइड्रोजन है। इसको अगर मैं कहूं ये वाला पॉइंट है A, ये है B, ये है C और ये वाला पॉइंट है D। तो
इनमें एक हम मान लो OCH3, इसमें मान लीजिए मैंने अटैक करवाया है OCH3 का, OCH3 और एक ही मोल है हमारे पास, तो किस पर जाकर अटैक करेगा, ये किस पर जाकर अटैक करेगा। अब ये चीज आपको दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो OCH3 माइनस है, माइनस चार्ज है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल रहा होगा, और अगर ये एक न्यूक्लियोफाइल है तो किसी ना किसी कार्बोनिल पे ही जाकर अटैक करेगा। और इसमें हमने देखा कि ये जो साइड वाला ग्रुप है, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा, उस कार्बोनिल का रेट उतना ही ज्यादा होगा, उस कार्बोनिल का रेट उतना ही ज्यादा होगा। अब इन सभी में से देखो, ये हाइड्रोजन हमें देखनी है -m पावर या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की कैपेसिटी, जिसकी ज्यादा होगी उसका रेट ज्यादा होने वाला है। अब चेक करोगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ, NH2 तो भाई मीजोमेट लगा रहा है, कस के डोनेट करेगा, पीछे जाएगा, ये भी डोनेट ही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इंडक्टिव लगेगा, आगे हम पढ़ेंगे इसे। फिर हाइड्रोजन कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा, लेकिन जो COCH3 है, इसको समझो ये कार्बोनिल है, COCH3 कुछ इस तरीके से रहेगा, ये COCH3 इलेक्ट्रॉन्स को ही विथड्रॉ कर रहा होगा, तो ये पर्टिकुलरली विथड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सभी में से ये जो COCH3 ये इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर रहा होगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके पीछे आ जाएगा CH3 और लीस्ट रहेगा NH2। और ये जो हमने ऑर्डर लिखा है, इसी सेम सीक्वेंस में ही क्या हो रहा होगा, इस कार्बोनिल पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाई जा रही होगी और रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल जो है वो बढ़ रहा होगा। तो फिर इसमें अगर हम लिखना चाहें तो ये तो बिल्कुल पक्की बात है कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस सेंटर पे जाकर अटैक करेगा, और इसी में ही अगर आप लिखो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, उसका भी आप यहाँ पे ऑर्डर लिख सकते हो। तो सबसे पहले कहाँ जा रहा होगा, वो डी में, सबसे पहले जा रहा होगा डी में, फिर उसके बाद जहां हाइड्रोजन है उधर जाएगा, डी के बाद जाएगा सी में, फिर उसके बाद NH वाले पार्ट में तो नहीं जाएगा, फिर जाएगा CH3 में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, और लास्टली बचा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा ट्रेंड, ये रहा ट्रेंड, DCBA, और यहाँ एक ही मोल डाला हुआ है तो बाकी कहीं जाएगा ही नहीं, सिर्फ एक जगह जाएगा, ये मैंने आपको एडिशनली बताया है अगर ऑर्डर पूछा जाए। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है थर्ड पोर्शन अपना, थर्ड एप्लीकेशन वाला पार्ट भी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट कौन सी थी नेक्स्ट वाली, अब थी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो नेक्स्ट नंबर 4 पर हेडिंग डालो, विच इज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स में कौन कौन से लाया करते हैं, एक कार्बोकैटायन, एक कार्बन आयन और एक फ्री रेडिकल। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ए कैटेगरी में कार्बोकैटायन के लिए, कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायंस क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है ना अगर, तो इसमें भी हमें वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप्स का इफेक्ट देखना है। तो अगर इस कार्बोकैटायन का अटैचमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से होगा तब क्या होगा, और यही अटैचमेंट अलग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से होगा तब क्या होगा, बताइए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, गरीब है, वो क्या होना चाहती है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहती है, इलेक्ट्रॉन्स चाहती है कोई उसे डोनेट कर दे, जो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, ये स्टेबलाइज कर देते हैं कार्बोकैटायन को, दे स्टेबलाइज दिस कार्बोकैटायन, जबकि विथड्रॉइंग ग्रुप्स बेचारे ऑलरेडी गरीब थे और उनके से आपने उनके घर में चोरी कर ली, वो तो खत्म ही हो गए, कंगाल हो गए और अनस्टेबल हो गए। तो ये क्या करती है, डीस्टेबलाइज कर देती है, डीस्टेबलाइजेस कार्बोकैटायन। तो इन जनरल अगर हम यहाँ पर देखें तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ carbocation is directly proportional to electron donating group and it is inversely proportional to
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये फैक्टर्स ही आपको ध्यान रखने हैं, इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी में आप क्वेश्चन भी कर लो, इसी के ही क्वेश्चन भी कर लो। देखो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, कार्बोकैटायन बना दो पहले तो, कोई ग्रुप लगा देते हैं, मान लो यहाँ पर OMe लगा दिया हमने, और इसी कार्बोकैटायन पे मान लो अब हमने NH2 लगा दिया, और इसी कार्बोकैटायन पर मान लो हमने NO2 लगा दिया। ये तीन हमने केसेस ले लिए, ये रहा A, ये रहा B, और ये रहा C ऑप्शन, ये रहा नंबर C। इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। इनमें आपको क्या बताना है, आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर। तो कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो जितना ज्यादा डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल करेगा। OMe डोनेट करता है +M से, जी हाँ। NH2 डोनेट करता है +M से, जी हाँ। लेकिन जो NO2 है ये तो -M वाला है, ये तो पीछे जाएगा, ये तो सबसे पीछे चला जाएगा। C को भेजो पीछे। A और B में कौन सा ज्यादा डोनेट करता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। तो B आगे आ जाएगा और A उसके भी पीछे चला जाएगा। BAC विल बी द ऑर्डर। इसी तरीके से कार्बोकैटायन आपके कहीं पे भी जुड़े हो सकते हैं। इसी तरीके से ये कार्बोकैटायन जो है ये बेंजीन रिंग का भी तो पार्ट हो सकते हैं, मान लो इस तरीके से। इसमें आप अलग अलग ग्रुप्स जोड़ दो, इसमें हम अलग अलग ग्रुप्स जोड़ के एक नए क्वेश्चन की क्रिएशन कर लेते हैं, एक नए क्वेश्चन की क्रिएशन कर लेते हैं। इधर मान लो OMe है, इधर पर मान लो OCOCH3 है, इधर पर है CH3, इधर लगा हुआ है, इधर सिर्फ हाइड्रोजन ही जोड़ दो और इधर जोड़ दो NO2 ग्रुप। इन सभी को अगर हम कहें कि ये A है, ये B है, ये C है, ये वाला D है और ये वाला E है। A, B, C, D, E में से what will be the order of stability of, what will be the order of stability of कार्बोकैटायन? बताइए जरा क्या होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन? इन ग्रुप्स के हिसाब से देखेंगे, जो जितना डोनेट करेगा वो उतना स्टेबलाइज करेगा। तो अब यहाँ पर ये OMe है, ये तो क्या करता है, डोनेट करता है +M से। OCOCH3 यहाँ पर डोनेट तो करेगा लेकिन क्रॉस, कम डोनेट करता है। CHO तो -M है, CHO तो -M है, ये कोई पावर ही नहीं रखता, और ये तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग -M है, पाई स्टार में एक्सेप्ट करता है। तो इस हिसाब से स्टेबिलिटी के ऑर्डर में जो डोनेट कर रहे हैं वो आगे आएंगे। डोनेट में से भी OMe ज्यादा डोनर है, तो A सबसे पहले आ जाएगा और B उसके बाद। A सबसे पहले आएगा और B उसके बाद, फिर उसके बाद बाकी -M है तो हाइड्रोजन वाला बीच में आ जाएगा, तो फिर ये D वाला आ गया। फिर इनमें से -M जो जितना स्ट्रॉन्ग वो उतना पीछे चला जाएगा, मतलब D तो लास्ट में, सॉरी E लास्ट में पहुंचेगा, तो ये जो C नंबर है इसके बाद और ये E वाला लास्ट में। A, B, D, C, E will be the order of stability of carbocation. This is how you have to find the stability of carbocation. ऐसे ही हमें इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऐसे ही हमें कार्बोकैटायन के लिए भी देखनी है। आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखो, नेक्स्ट हम अभी बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, 4th नंबर में ही नंबर 2 हमने A में डाला था कार्बोकैटायन, B में लिख लो आप कार्बेनायन, इसमें लिख लो कार्बेनायन। और कार्बेनायन क्या होते हैं, कार्बेनायंस होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विथड्रॉइंग में से कौन सा स्टेबलाइज करेगा, इनको कौन स्टेबलाइज करेगा? इनमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डाले तब क्या होगा बताइए, और इसमें अगर हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स डाले तब क्या होगा बताएं। इलेक्ट्रॉन रिच है, डोनेटिंग ग्रुप्स डालोगे, मतलब एक तरीके से ये सोचो वो चाहते क्या होंगे, एक्सेस है भाई, वो स्टेबलाइज होना चाहते हैं। एक ये है स्टेबल वाला पैरामीटर, अभी वो ऊपर है, वो बीच में आना चाहते हैं। जैसे कार्बोकैटायन थे वो नीचे थे, वो लेकर इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर आना चाहते थे, इन पे ऑलरेडी एक्सेस है, तो ये क्या करना चाहेंगे, अपने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आए या कोई ऐसा यहाँ पर साइड ग्रुप आए
जो इसकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिचनेस को उससे ले ले और ये स्टेबलाइज हो पाए, यही चाहता है ये। और ये काम कौन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये पर्टिकुलरली स्टेबलाइज कर देगा कार्बोकेटायन को, सॉरी कार्बेनायन को। ये क्या करेगा? स्टेबलाइजेस कार्बेनायन, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा ये भाई ऑलरेडी एक्सेस है और एक्सेस में दे दिए, ये डिस्टेबलाइज कर देगा कार्बेनायन को। बिल्कुल वाइस वर्सा चलता है कार्बोकेटायन और एनायन का। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होगी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। दिस विल बी द फैक्टर्स। ये फैक्टर्स इधर इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे और इनसे ही हमारे क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, एक क्वेश्चन से देखो आपका एक क्वेश्चन से ही काम बन जाएगा। मान लो हम उसी तरीके से यहाँ कार्बेनायन ले लें, अलग अलग साइड ग्रुप्स इधर जोड़ लेते हैं। अब ये पर्टिकुलरली सिस्टम एक कॉमन कर लो, इनमें सारे ग्रुप्स जोड़ते जाओ। इसमें मान लीजिए हमने यहाँ लगा दिया है साइनाइड, फिर उसके बाद या फिर साइनाइड की जगह यहाँ देखो NO2 लगा दो, इधर पे लगा दो CHO, इधर लगा दो COOMe और फिर लगा सकते हो आप इधर पे हाइड्रोजन, इधर लगा दो NHMe और इधर लगा दो OMe। इन सभी में आपको क्या बताना है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन का ऑर्डर ये बताना है। नीचे लिखेंगे ऑर्डर। उसके पहले हमने ये बात अभी देखी कि कार्बेनायन को इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज करेंगे, तो हम यहाँ -m पावर का ट्रेंड लिख लेते हैं। -m पावर सबसे हाईएस्ट किसकी है? -m स्ट्रॉन्गेस्ट है NO2 के लिए, तो NO2 यहाँ पे हाईएस्ट पावर रखेगा। फिर CHO और COOMe, CHO और COOMe ये विथड्रॉइंग रखेंगे, ये कुछ भी इफेक्ट नहीं रखेगा और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं विया इसमें थ्रू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो CHO में से अगर आप देखो ये C डबल बॉन्ड OH रहा होगा और ये C डबल बॉन्ड OMe, तो ये -m में भी हमने देखा था जो बगल वाला ग्रुप अगर विथड्रॉ जितना ज्यादा करेगा -m पावर ज्यादा होगी, ये उल्टा डोनेट करता है पुअर -m। तो इन दोनों में से हमने जब -m का ट्रेंड लिखा था तो CHO ज्यादा होगा, COOMe वीक रहा होगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, इन दोनों में से कौन सा, इन दोनों में से कौन सा? देखो OMe इसमें साइड ग्रुप दोनों एक जैसे हैं, नाइट्रोजन ज्यादा डोनेट करता है तो ये लास्ट में आएगा किसमें? -m में। तो ये OMe इसके बाद और लास्ट में NHMe लाई करेगा, लास्ट में NHMe लाई करेगा। इस तरीके से यहाँ ट्रेंड हो जाएगा और जो ये हमने -m का ट्रेंड लिखा है यही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन का ट्रेंड होगा। मान लीजिए ये A है, ये है B, ये है C, D, E और ये रहा F। अब बना दो ऑर्डर, बना देंगे अगर ऑर्डर तो हमें क्या मिलेगा? A आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा B, फिर आ जाएगा D नंबर, फिर कौन सा आ रहा है? फिर कौन सा आ रहा है? एक सेकंड, A B आ रहा है, A B के बाद C भी तो आएगा, A B के बाद C, C के बाद D, D के बाद आ जाएगा F और F के बाद आ जाएगा E। ये बना हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन का ट्रेंड। और लास्टली एक और जो हमारा बचता है फ्री रेडिकल, उसको तो भाई एक ही लाइन में हम सम अप कर सकते हैं। अब आपने फैक्टर्स तो समझ ही लिए कैसे क्या इन्फ्लुएंस करते हैं। जो नंबर C में है ना, जो हमारा फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल का तो बिल्कुल सीधा सा फंडा है कि यहाँ चाहे इलेक्ट्रॉन डोनर लगा दो, चाहे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, दोनों स्टेबलाइज करते हैं। इसका सीधा सा फंडा है।
इसमें दोनों ही ग्रुप, बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विथड्रॉइंग ग्रुप इसे स्टेबलाइज करते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस स्टेबलाइजेस फ्री रेडिकल। ऐसा दिखता है फ्री रेडिकल, और लिख लो चाहे ब्रैकेट में फ्री रेडिकल, और यहीं पर बना लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर फ्री रेडिकल के कंसेप्ट हो जाएंगे। सेम वैसे ही फैक्टर्स आपके लगेंगे। तो यहाँ हमारा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स वाला पोर्शन हो चुका है कंप्लीट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स वाला पोर्शन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट फैक्टर को अब हम देखें, नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। नेक्स्ट क्या था, नंबर 4 हो चुका है। नंबर 5 पे क्या था, साइड सिलेक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो आगे देखें तो इसमें अब हम नंबर 5 पर कवर करने वाले हैं साइड सिलेक्टिविटी ऑफ बेंजीन। साइड सिलेक्टिविटी ऑफ बेंजीन। अब साइड सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है, ये जो बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस है, बेंजीन खुद तो एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, हमने ये तो देख लिया कि इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, लेकिन आएगा कहाँ पे ये भी तो देखना होगा, आएगा कहाँ ये भी तो देखना होगा। तो अगर जैसे ये बेंजीन रिंग है और इधर पे कोई ग्रुप लगा है, कोई भी ग्रुप लगा है, अब ये ग्रुप डिसाइड करता है कि कहाँ जाएगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ जाए। ये जो ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे कि +M हो सकते हैं, +H हो सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन जनरल अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहा जाता है, उस केस में बेंजीन होती है, उस ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और इसी तरीके से यही जो ग्रुप है, यही ग्रुप अगर हमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दे रखा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से खींचे, तो फिर वो कहलाता है मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर। और ये वाला क्या कहलाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, देयरफॉर जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा कहाँ, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये फैक्टर लगता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इसलिए हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कहलाते हैं। जबकि जो विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करता है, ये कर देगा रिड्यूस या डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहां पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। वो ऑर्थो पैरा पे बढ़ा रहा था, ये ऑर्थो पैरा पे घटा देगा, देयरफॉर इनकमिंग जो होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, इट विल अटैक्स एट मेटा पोजीशन, एट मेटा पोजीशन। तो इस तरीके से यहाँ पे दो फंडा चलते हैं। अब इसको समझने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स देख लेते हैं कैसे वर्क करते हैं। देखिए, अगर हमने जो बात कही है लिखकर उसको समझो स्ट्रक्चर से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कैसे ऑर्थो पैरा पे बढ़ाता है। देखो, मान लो यहाँ पर NH2 ले लिया हमने, अब NH2 में है नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स, NH2 पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स है, बनाइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। हम क्या देख रहे हैं, हम बस इसके एप्लीकेशन ही तो देख रहे हैं ना, कैसे रेजोनेंस अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब यहाँ से अगर आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने जाएं, ये दो डबल बॉन्ड एज इट इज,
इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस NH2 पे पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठी है, जिधर एरो जाएगा वहां माइनस, इस नेगेटिव को और आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये देखो, ये बॉन्ड जो चला है, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये माइनस चार्ज, और यहाँ डबल बॉन्ड NH पे प्लस। फिर से इसकी आगे ड्रॉ करो, ये ड्रॉ किया हमने। फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, जिधर एरो पॉइंट करेगा उधर पे आ जाएगा माइनस, और बाकी सारी पोजीशंस पे कोई भी फर्क नहीं। लास्टली इस नेगेटिव चार्ज को जहां से उठाया था उधर पे ही पहुंचा दो। लास्ट वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, जस्ट बेंजीन के डबल बॉन्ड्स की पोजीशन इंटरचेंज हो गई होगी, बाकी सारी चीजें बैक टू नॉर्मल। ये बन गए सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन सभी में से आप आइडेंटिफाई करोगे तो आपको ये दिखेगा, ये पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो, ये पोजीशन कौन सी है, पैरा, इस NH ग्रुप के रिगार्डिंग। फिर इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है, ये पोजीशन भी ऑर्थो है। तो इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें ये दिखाई दिया कि जो नेगेटिव चार्ज है, यही तो होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज हुई है कहां पर, इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, इसलिए इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कहते हैं। देयरफॉर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को। तो इसमें अगर एग्जाम्पल में कैसा होता है कि ये जो मान लीजिए यहाँ NH2 ग्रुप है, इसमें अगर आपको कोई इलेक्ट्रोफाइल देगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो में भी जाएगा। यहाँ पर ये अगर ऑर्थो पे गया तो इसको आप कहोगे ऑर्थो प्रोडक्ट, इसको कहोगे ऑर्थो प्रोडक्ट। और यही इलेक्ट्रोफाइल अगर मान लीजिए ये चला गया इस NH2 के रिगार्डिंग अपोजिट पोजीशन पे, तो इसको हम कहेंगे पैरा प्रोडक्ट, इसको हम कहेंगे क्या, पैरा प्रोडक्ट। तो ऐसे ही डिफाइन होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बेंजीन रिंग पे साइट सिलेक्टिविटी। अब देखो अगला देखें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्यों कहलाते हैं मेटल डायरेक्टर्स। देखिए हम यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का भी बिल्कुल वैसे ही रेजोनेंस बनाएंगे जैसे हमने डोनेटिंग वालों का बनाया। ये देखो यहाँ है C डबल बॉन्ड O। मान लीजिए कोई भी ग्रुप ले लिया हमने, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमने लगाकर देख लिया। अब इसके रिगार्डिंग जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो होगा क्या, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होती है डेंसिटी, तो ये रिंग से खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसके करस्पॉन्डिंग बनाइए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज, इधर डबल बॉन्ड C आ जाएगा, O पर माइनस, ये H एज इट इज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उठे हैं तो यहाँ पॉजिटिव। अब जहां पॉजिटिव है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को भेजो। ये देखिए अब इधर पे ये डबल बॉन्ड आएगा, ये डबल बॉन्ड, इधर से बॉन्ड्स उठे हैं तो ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C O पर माइनस और ये H। अगला इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करवाइए। फिर इधर देखो, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, ऊपर माइनस और H एज इट इज रहने वाला है। और लास्टली इधर पे शिफ्ट करवा दो, जो जैसा उठा था वो वैसे के वैसे पहुंच जाएंगे, जस्ट बेंजीन रिंग में पाई अल्टरनेट पोजीशंस पे पहुंच चुके होंगे। ये बन गई सारी की सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब इनको जब ऑब्जर्व करोगे आप ये देखोगे, ये देखो ये रही यहाँ ऑर्थो पोजीशन और ये रही पैरा पोजीशन, और इसी तरीके से ये वाली भी क्या है, ऑर्थो पोजीशन, ये वाली भी क्या है, ऑर्थो पोजीशन। तो इन तीनों को देखते हुए हमने ये आइडेंटिफाई किया है दैट जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर है, पॉजिटिव चार्ज लोकेलाइज्ड। हमने यहाँ पर क्या लिखा था उसी अकॉर्डिंग आप अपना स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हो। पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोली थी, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की जो डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।
एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब जब इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो करीब है, तो अगर ऑर्थो पैरा पे कमी ऑलरेडी हो चुकी है तो मेटा जो नॉर्मल है वही जाना पसंद करेगा वो। तो इसी वजह से होता क्या है, देयरफॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट मेटा पोजीशन। तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, मेटा डायरेक्टर्स कहा जाता है। मेटा डायरेक्टर्स इनको कहा जाता है। तो जैसे देखो ये बेंजीन रिंग है और इसमें मान लीजिए हमने कोई भी CHO ग्रुप लगा दिया है और इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करोगे, तो जो भी इनकमिंग हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपने लगाया है, मान लो यहाँ पे हम एग्जाम्पल CHO का कंसिडर कर रहे हैं, ये रही मेटा पोजीशन और ये बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इस तरीके से साइड सिलेक्टिविटी देखी जाती है ऑफ द बेंजीन रिंग। इस तरीके से साइड सिलेक्टिविटी एप्लीकेशन नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट। इस तरीके से साइड सिलेक्टिविटी हो गया है कंप्लीट। अब हम बढ़े आगे, तो जो लास्ट ही एप्लीकेशन रह गया है और उसमें भी आपको 3 फर्दर फैक्टर्स कवर करने हैं। तो नंबर नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट है नंबर 6, जो कि क्या था, कंपैरिजन इन बॉन्ड लेंथ। यही था कंपैरिजन इन बॉन्ड लेंथ। तो डाल लीजिए हेडिंग नंबर 6 पर है कंपैरिजन इन बॉन्ड लेंथ। कंपैरिजन इन बॉन्ड लेंथ में हमने इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस वाला फैक्टर भी पढ़ते हैं, वो तो पढ़ेंगे ही, उसके अलावा भी इसमें 2 और फैक्टर्स हैं, टोटल 3 फैक्टर्स हैं। इनको हम डिफाइन कर सकते हैं 3 फैक्टर से, एक रेजोनेंस से, उसी तरीके से दूसरा परसेंटेज एस कैरेक्टर और तीसरा है स्टीरिक फैक्टर। और ये स्टीरिक फैक्टर में ही लाई करता है स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस वाला पार्ट। एक स्टीरिक फैक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे अफेक्ट करता है और रेजोनेंस कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले आइए जानते हैं नंबर 1 रेजोनेंस के रिगार्डिंग। सबसे पहले आइए देखते हैं रेजोनेंस कैसे बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल से ही समझते हैं, डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे आपके आंसर्स। देखिए अगर मान लो यहाँ पर ऐसा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसी तरीके से एक डबल बॉन्ड ये रहा और ये रहा, मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं अगर आपसे ये बोलूं कि ये जो बीच में सिंगल बॉन्ड है इसको मैं कहूं A और इधर पे मैं कहूं इसको B, तो A और B जो बॉन्ड डिस्टेंस है कौन सा ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, A ज्यादा होगा या B की ज्यादा होगी। तो इसमें से रेजोनेंस कैसे आंसर देगा, रेजोनेंस कैसे आंसर देगा, यहाँ रेजोनेंस लग रहा है तो होगा क्या, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, जबकि ये पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई रेजोनेंस नहीं लग रहा, तो ये क्या होगा कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लाई कर रहा होगा। तो इस हिसाब से ए और बी में देखोगे जहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वो बॉन्ड छोटे हो जाते हैं, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी ए की एज कंपेयर्ड टू बी, बी बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ, बी जो बॉन्ड लेंथ होगी ये बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी। इसी तरीके से और एग्जांपल्स देखो, इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। जैसे जो मोस्ट बेसिक आपको पता है, अगर बेंजीन है और एक हमारे पास नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है, इसमें ये जो सिंगल बॉन्ड है ये A है, इसमें ये बॉन्ड B है, तो बताइए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बताइए बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा, A और B में से कौन सी बड़ी होगी। अब बेंजीन में तो हमें पता है ना कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो A यहाँ छोटा होगा और B बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अगर आप देखें, एक और क्वेश्चन में अगर आपको दूं तो मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड और इधर मान लो पॉजिटिव चार्ज, इसी तरीके से इधर मान लीजिए डबल बॉन्ड, या फिर इस तरीके से कार्बोनिल वाला सिस्टम ले लो, कार्बोनिल की भी तो डबल बॉन्ड पूछी जा सकती है,
तो इधर डबल बॉन्ड है मान लो और इधर भी डबल बॉन्ड है। अगली कार्बोनिल रिंग पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है और अगले वाले सिस्टम में कुछ भी नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि ये है कार्बोनिल बॉन्ड ए, ये बी और ये सी, बॉन्ड लेंथ बताओ एबीसी में किसकी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ एबीसी में से किसकी ज्यादा होगी? हमने ये देखा है जहां रेजोनेंस पाया गया है वहां बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो रेजोनेंस है ना, ये जो रेजोनेंस वाला जो फैक्टर हमने लगाया है, दिस रेजोनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ से ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर आप फर्स्ट केस में देखोगे यहाँ पे हमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल रहा है, फर्स्ट वाले केस में क्या मिल रहा है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, जबकि अगले केस में सिर्फ रेजोनेंस है लेकिन कम है कंपैरेटिवली फर्स्ट वाले से, और लास्ट वाले केस में तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है। तो हो क्या रहा होगा, जहां जितना ज्यादा रेजोनेंस पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस दी जा रही है, वो बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड ज्यादा रहेगा, सबसे छोटा बॉन्ड होगा ए का। इसी तरीके से सबसे, और जो यहाँ वाला रेजोनेंस क्या कर रहा है, पार्शियल आपके बॉन्ड को तोड़ रहा है। लेकिन ये जो हमने फॉर्मूला फंडा लिखा है बॉन्ड लेंथ का, अब यहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये फंडा इधर अप्लाई होगा ही नहीं। तो अब ये फंडा आप तोड़ दो कि भाई बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसलिए अगर ऐसा होता है, मैं शुरुआत में ही बता देती, जितना ज्यादा यहाँ पे रेजोनेंस लगता जाएगा ये बॉन्ड उतना खिसकता जाएगा, और जितना ये बॉन्ड खिसकता जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता जाएगा। हमने यहाँ पे अब डबल बॉन्ड को ही कंपेयर कराया, यहाँ हमने सिंगल को कराया था कंपेयर। उसी तरीके से मान लो यहाँ हम डबल बॉन्ड को कंपेयर करा रहे होते, तो डबल बॉन्ड मान लो ये हमारा सी होता और ये हमारा डी होता, सी और डी बॉन्ड्स में से यहाँ पार्शियल सिंगल बॉन्ड आ जाता, ये कंप्लीट ही रहता, तो सी वाला बॉन्ड लार्जर होता है एज कंपेयर टू डी। तो अगर डबल बॉन्ड का कंपैरिजन कर रहे हो तो ये जो बॉन्ड होगा ना सबसे बड़ा होगा, क्योंकि पार्शियल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ चुका होगा। तो ये फंडा हम नहीं लिख सकते हैं कि रेजोनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, ए की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर बी की और फिर सी की। इस तरीके से बॉन्ड लेंथ आपका रेजोनेंस को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखें परसेंटेजेस। आइए देखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इसमें हम नंबर बी पे लिख सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसमें हमने ए लिखा था, क्या नंबर 1 लिखा था, कोई बात नहीं, इसको ए कर लो। ये नंबर बी हो गया परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसमें हमें कैसे डिफाइन करना होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है ये इनवर्सली रिलेटेड होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर, ये इनवर्सली रिलेटेड होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाए, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए, ये नॉर्मली समझ लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, और यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इनकी बॉन्ड लेंथ बताओ किसकी ज्यादा होगी? ये A है, ये B है और ये C है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? A B C में से अगर आप चेक करोगे, A यहाँ पे sp2 कैरेक्टर है, परसेंटेज एस कितना होगा? परसेंटेज एस होगा 33.3%। यहाँ पर sp3 सेंटर है, 25% हमारा है एस कैरेक्टर का, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये sp सेंटर है, 50% एस है। जितना परसेंटेज एस ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, तो सी की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट होगी बी की, लीस्ट हो जाएगी ए की। इस तरीके से सीधा सीधा है परसेंटेज एस का। लास्ट देखें, अब लास्ट जो फैक्टर है नंबर 3, जो कि है स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर देखते हैं।
स्टीरिक फैक्टर में अगर हम बात करें तो स्टीरिक फैक्टर वही हमारा स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस वाला पार्ट पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं SIR इफेक्ट। इसको क्या कहा जाता है? स्टीरिक इनहिबिशन, स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टीरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। अब इसको हम समझने के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक G ग्रुप लगा है और मान लो यहाँ पर कोई भी F ग्रुप लगा है। तो ये जो दोनों ग्रुप्स लगे हैं ना, ये दोनों ग्रुप्स अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये SIR इफेक्ट जो है इसको आप ऑर्थो इफेक्ट भी कहते हो। ये ऑर्थो इफेक्ट भी कहलाता है क्योंकि ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप्स लगे हैं ना, उन पे ही आप देखते हो। तो अगर ये जो दोनों ग्रुप्स लगे हैं, इफ, इसमें लिख लो इफ ग्रुप्स प्रेजेंट एट ऑर्थो बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, या ऑप्टिकली नहीं लिखो, इसमें लिखो स्टीरिकली एक्टिव, बोथ आर स्टीरिकली एक्टिव। तो उस केस में क्या होगा? SIR इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, SIR इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अब एक्टिव और इनएक्टिव ग्रुप्स होते कौन से हैं? तो इस SIR में देखते हैं, SIR में एक्टिव ग्रुप्स और दूसरी तरफ हम देखेंगे इनएक्टिव ग्रुप्स। तो इसमें आपको याद कैसे करना है? इनएक्टिव ग्रुप्स को याद कर लेना है और जितने बचेंगे रेस्ट ऑल आर एक्टिव ग्रुप्स। इनएक्टिव वो होंगे जो लेस बल्की होंगे, जैसे अगर हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप्स ले लो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हेलोजन्स में सिर्फ फ्लोरीन आ जाएगा और OH ग्रुप भी हो जाएगा, NH2 ग्रुप भी हो जाएगा, O पर माइनस भी, साइनाइड भी। ये जितने ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे लेस बल्की हैं और ये इनएक्टिव होंगे। और अगर एक्टिव हैं रेस्ट ऑल सारे, तो ये हाइड्रोजन तो सारे हो गए, फ्लोरीन बचे हुए हेलोजन्स आ जाएंगे। तो कौन कौन से रहेंगे? इसके बाद कौन कौन से रहेंगे? क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। ऑक्सीजन पे अटैचमेंट करते जाओगे, OMe कर लो, या फिर इन जनरल अगर हम लिखें कोई भी OR ग्रुप हो गया। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई OCOR ग्रुप हो गया, NH में आप कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हो, NHR कर दो या NR2 कर दो। इसी तरीके से अगर मान लो COOH हो जाए या COOMe ग्रुप हो जाए, NO2 ग्रुप आ जाए, ये सारे जितने ग्रुप्स हैं ना, ये सब अब स्टीरिकली एक्टिव ग्रुप्स होंगे। बस इन्हें ध्यान रख लेना। बाकी जितने बचे हैं सब के सब जो है वो एक्टिव ग्रुप्स की कैटेगरी में होंगे। और होता क्या है, मान लो हमने ये कहा ऑर्थो इफेक्ट है, अगर ये दोनों ग्रुप्स जो हैं, ये जो दोनों ग्रुप्स जो हैं, ये भी ग्रुप मान लो हमारा एक्टिव ग्रुप है और ये वाला ग्रुप भी अगर हम कहें कि ये एक्टिव ग्रुप है, उस केस में SIR लग रहा है, ये ग्रुप जो है SIR इफेक्ट शो करेगा। और SIR से होता क्या है? इस ग्रुप के होने से ये जो बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग का जो रेजोनेंस है वो ब्रेक हो जाएगा, इस रिंग का रेजोनेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ जो डीलोकलाइजेशन हो रहा था वो नहीं होगा, इधर जो डीलोकलाइजेशन होना था वो नहीं होगा। ओवरऑल बेंजीन का रेजोनेंस जो है वो टूट जाएगा। तो ऐसे स्टीरिकली इनहिबिशन इन रेजोनेंस इसलिए नाम पड़ा, दो स्टीरिकली एक्टिव ग्रुप्स बेंजीन के रेजोनेंस को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। दिस इज कॉल्ड SIR इफेक्ट। और ये ग्रुप्स को ही आपको ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी SIR ग्रुप्स की। मैं आपको क्वेश्चंस करवा देती हूँ। आपको बस इतना बताना है पहले तो कि कहां कहां पर SIR इफेक्ट लग रहा होगा। ये है नंबर 1, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखें, हाँ एक और चीज, यहाँ पर हमने CH3 नहीं लिखा था, CH3 भी इसी में ही होगा, एक्टिव ग्रुप्स में ही होगा। उसके बाद यहाँ पे लिख लो NO2 और देखो नंबर 3,
इन सभी में आपको ये बताना है कि SIR इफेक्ट कहाँ कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। नंबर 1 देखो SIR इफेक्ट कहाँ कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। तो फर्स्ट में देखो एक्टिव ग्रुप्स हमारे ऑर्थो पे होने चाहिए। I2 क्या है, ये एक्टिव ग्रुप है, NR2 भी जो है एक्टिव ग्रुप है, यहाँ SIR इफेक्ट लगेगा, रिंग का रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। अगला देखो आयोडीन एक्टिव ग्रुप है और CH3 भी एक्टिव ग्रुप है, यहाँ पे स्टीरिक इनहिबिशन होगा, रिंग का रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। अगले में देखो ये एक्टिव ग्रुप है और ये भी एक्टिव ग्रुप है, लेकिन कोई फायदा नहीं, हमें तो ऑर्थो में चाहिए ना, मेटा पे है, यहाँ SIR नहीं लगेगा, हमें ग्रुप्स ऑर्थो पे चाहिए। फिर उसके बाद देखो फोर्थ नंबर वाले पे ये वाला ग्रुप तो इनएक्टिव है, लेकिन ये तो एक्टिव है, इसी तरीके से OR भी तो एक्टिव है, यहां लग जाएगा SIR इफेक्ट। सिमिलरली ये ऑर्थो वाले पे देखें तो ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव ग्रुप है, यहां लग जाएगा SIR इफेक्ट। और यहाँ पे तो कोई ग्रुप ऑर्थो पे ही नहीं है, यहाँ कोई SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू चेक SIR इफेक्ट। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं इन जनरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो ये 2-3 क्वेश्चंस और देख लीजिए, फिर यहाँ पे आपका रेजोनेंस विथ एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर आगे वाले लेक्चर में हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। अब इसमें आपसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पूछा है। ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया जाए तो रेट, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, इस पर +M लगा रहे होंगे और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स भी इस पे +M लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन है, बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये फर्स्ट वाले का तो रेट ज्यादा होगा B से। अगले में देखोगे यहाँ तो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स डोनेट कर रहे हैं, +M तो इसका सबसे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से भी ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है। अब बोरॉन क्या करेगा, बल्कि बोरॉन पे तो क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ये तो इससे उल्टा इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, तो अब इन सभी में से अगर हम देखने जाएं तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑन बेंजीन जो होगी यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के। तो ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे हाईएस्ट डोनेशन हो रहा है नाइट्रोजन के केस में, थर्ड वाला टॉप पर आएगा। इन दोनों में से यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो ये बाद में फर्स्ट वाला पहले आ जाएगा और फिर उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद फर्स्ट के बाद सेकंड वाला, और अब बोरॉन में तो विथड्रॉ ही हो रहा है, ये आ जाएगा फोर्थ, ये आ गया है 4 3 1 2 4 इज द ऑर्डर। ऑप्शंस में देखो कहाँ है, 3 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 4 पे, ऑप्शन नंबर C इज राइट। ऐसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट रिएक्टिव बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल इज। इलेक्ट्रोफाइल आए तो ये बेंजीन रिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव किस केस में, यहाँ जो OCH3 है ये +M लगाएगा क्या, बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया है, डायरेक्ट रेजोनेंस में नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन है लेकिन मीजोमेरिक नहीं है, इधर पे भी बीच में क्या हो गया, बीच में ये पॉइंट आने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये विथड्रॉ कर रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ वाला आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट वाला केस है। ये इंडक्टिव की एप्लीकेशंस में हम कवर करेंगे, इसको हम देखेंगे जब हम इंडक्टिव इफेक्ट कवर करेंगे, तो इसे अभी रहने दो, इंडक्टिव वाला रोल भी आ रहा है इसमें काफी हद तक। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। Out of the following given structures, the structure in which benzene ring in first has more electron density than second. Is और R, मतलब ये MSQ है, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। पहले में बेंजीन में इलेक्ट्रॉन रिचनेस किस में ज्यादा है, तो इधर से अगर देखें ये भी +M है और ये भी +M है, तो +M पावर हमने पढ़ी थी OH लेस बल्कि वालों की, OMe मोर बल्कि वालों से ज्यादा होती है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन रिचनेस कहाँ ज्यादा होगी, सेकंड वाली में, तो ये आंसर नहीं होगा, हमें चाहिए कि पहली रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। बी ऑप्शन पर आते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है सिस्टम, OCOCH3, ये COCH3 बराबर है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर -M लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिचनेस रिंग में कम रही होगी तो पहली वाली में ज्यादा रही होगी, सेकंड तो सही है। फिर इसमें देखो नेक्स्ट वाले में NH2 ग्रुप कॉमन है, आंसर नहीं आएगा,
नीचे देखो NH2 है, OCH3 है, प्लस M जो है NH2 का ज्यादा होता है OCH3 से, तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी जहां NH2 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाली रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। नेक्स्ट में देखो तो नेक्स्ट वाले में क्या है, NH2 है और NH2 ये कॉमन है, और उसके अलावा ये तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट तो छोड़ो बल्कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, स्ट्रॉन्ग -M है, सेकेंड रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी। तो आंसर जो हमें मिलेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ये दो ऑप्शंस होंगे हमारे सही जवाब। और यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए और बाकी हर एक एप्लीकेशन के बाद हमने डायरेक्टली भी क्वेश्चंस मैंने आपको खुद भी सॉल्व करवा दिए थे। तो ये एप्लीकेशन वाला जो पोर्शन है रेजोनेंस का ये होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।